शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इसे आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और इस रेडियो को हम कहते हैं बदलते शहर की धड़कन क्योंकि ये हल्द्वानी शहर और आसपास के सुनने वालों के लिए उनसे जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लेकर आता रहता है। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम ये लेकर आता रहता है। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। और इनकी जानकारी का आज का विषय है पुस्तकालय स्वचालन यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का नया टॉपिक, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है, इसकी नीड और पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ऑटोमेटेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंस है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अगर हम हिंदी में बात करें कि क्या कहते हैं इसे, तो पुस्तकालय स्वचालन बोलते हैं इसे। और जो ये ऑटोमेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड है ऑटोमोस, और जिसका मतलब है सेल्फ मूवमेंट और स्पॉन्टेनियस मोशन, मतलब कि स्वयं से इसमें काम होता है, स्वयं से त्वरित गति से काम होता है इसमें। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग या सर्कुलेशन जो कि हम लोग मैनुअली करते थे, वो सारी ऑटोमेशन हो गई हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी बात करते हैं। तो जो टर्म ऑटोमेशन है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था DS हार्डर द्वारा, जो कि एक इंजीनियर थे। उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये टर्म 1936 में। और इसकी अगर हम बात करें इसकी प्रचलन में लाने की, कि काम की शुरुआत कैसे ऑटोमेशन के द्वारा की गई, तो ये 1960 में इस तरह से हम लोगों ने ऑटोमेशन का यूज़ करना लाइब्रेरीज में स्टार्ट किया। क्योंकि 1960s में ही, यानी कि 1960 के दशक में ही हमारे पास मशीन रीडेबल कैटलॉग अवेलेबल था। साथ ही साथ कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए थे, नेटवर्क था हमारे पास, इंटरनेट का भी हमारे पास आवागमन हो गया था। तो इस वजह से हमने ऑटोमेशन को लाइब्रेरीज में यूज़ कर पा रहे थे। और एक सिंपल भाषा में अगर हम इसकी बात करें कि ऑटोमेशन क्या होता है, तो कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से जो डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइब्रेरीज में होती हैं, चाहे वो हमारी कैटलॉगिंग है, क्लासिफिकेशन है, सर्कुलेशन है, मैनेजमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की मदद से हम मैनुअली की जगह ऑटोमेटेड माध्यम में कर पा रहे हैं। तो यही हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ए लाइब्रेरी प्रोसीजर, यानी कि जितने भी लाइब्रेरी प्रोसीजर लाइब्रेरीज में होते हैं, जैसे कि आपका कार्ड कैटलॉग पहले हम लोग यूज़ करते थे मैनुअली फॉर्म में, कि हाथों से हम लोग कार्ड कैटलॉग को तैयार करते थे, कार्ड्स बनाते थे। यही चीज़ें अब हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से एक बार हम लोग मार्क पे कैटलॉगिंग करते हैं, उसकी मदद से हम लोग उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल और साथ ही साथ बुक्स को अलग अलग माध्यमों से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सारी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाई हैं। तो ही मतलब एक तरह से हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ मैनुअल टू ऑटोमेटेड वर्क हमारा जो है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, यानी कि जो भी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं ये मैं बता दूं पहले। हाउस कीपिंग ऑपरेशंस वो होते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं लाइब्रेरीज में, जैसे कि आपका एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर और जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वही हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाती हैं। तो इसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन में सबसे ऊपर आता है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिग्रहण, यानी कि बुक्स को हम कैसे लाइब्रेरीज में ला सकते हैं। तो इसमें पूरी प्रोसेसिंग होती है, बुक्स को परचेज करने से लेके लाइब्रेरी के स्टैक्स तक पहुंचाने के पहले जो भी प्रोसेसिंग होती है, जैसे एसेशनिंग या फिर टूलिंग, वो सारी चीज़ें आपकी एक्विजिशन के अंदर आती हैं और इसे हिंदी में अधिग्रहण कहते हैं। और ये जो एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है वो टेक्निकल सेक्शन में होता है। तो इसमें सबसे पहले बुक्स को
कैसे हम मंगवाते हैं, ये प्रोसीजर होता है। इसमें बुक्स को इंडेंट फॉर्म के थ्रू जो फैकल्टीज़ होते हैं लाइब्रेरी स्टाफ के, उनसे डिमांड मंगवाई जाती है कि उनको कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड हैं, और उन बुक्स की डिटेल, जैसे कि टाइटल डिटेल, ऑथर डिटेल, ISBN, ये सारी डिटेल वो इंडेंट फॉर्म में भर के लाइब्रेरी स्टाफ को प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद आता है प्रोसीजर कि हम लोग बुक्स को डुप्लीकेट सर्च करते हैं, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो बुक्स हमें फैकल्टीज़ द्वारा डिमांड की गई हैं वो हमारे कलेक्शन में है या नहीं है, और उसको चेक करने का जो प्रोसीजर होता है वो हमारा डुप्लीकेट सर्च कहलाता है। और उसमें हम लोग बुक्स की टाइटल या फिर ISBN, सबसे अच्छा तरीका होता है ISBN के माध्यम से हम बुक्स की डुप्लीकेट सर्च कर सकते हैं कि ये हमारे बुक्स कलेक्शन में है या नहीं। अगर हमारे कलेक्शन में होता है तो हम लोग वहाँ से उस फैकल्टी को बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं, अदरवाइज हम बुक्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि हम वेंडर्स को बुक्स की डिटेल भेजते हैं, और जो वेंडर होता है वो हमें उसका डिस्काउंट और जो बुक्स की प्राइस होता है वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद हम लोग फाइनल उनको देते हैं कि हमारे को इतनी बुक्स चाहिए। और इसके बाद वेंडर से जब बुक्स हमें मिल जाती हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में, और फिर उसके बाद होता है प्रोसेस कि हम बुक्स को चेक करते हैं कि बुक्स हमारी जो हमने मंगवाई हैं वही हैं या फिर कुछ गलत तो नहीं आया है। तो उनकी हम लोग जो ऑर्डर डिटेल चेक करते हैं कि ISBN, टाइटल, ऑथर, सब कुछ चेक करते हैं, पब्लिशर वगैरह सब चीज़ों को चेक करते हैं। साथ ही साथ बुक की कंडीशन भी चेक करते हैं कि बुक्स में कोई पेपर फटा तो नहीं है, और बुक्स में कोई पेज ब्लैंक तो नहीं है, सील नंबर सब कुछ ऑर्डर में है या नहीं है, कोई पेज मिसप्रिंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। और उसके बाद आता है प्रोसीजर हमारी एक्सेशनिंग का। इन सब चीज़ों के बाद हम लोग बुक्स की एक्सेशनिंग करते हैं, जो कि 14 कॉलम्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवाइडेड होती है। और उसमें आप टाइटल से लेके, ऑथर से लेके, पब्लिशर डिटेल, वेंडर डिटेल और बिल्स की डिटेल सब कुछ उसमें आप लिखते हैं। और इसके बाद एक्सेशनिंग के बाद आप आता है आपका पेमेंट का प्रोसेस आता है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, एक्विजिशन में और सीरियल कंट्रोल में ये मेजर डिफरेंस है कि एक्विजिशन में आप जब बुक्स को परचेज करते हैं, और जो बिलिंग प्रोसेस होता है वो आपका आफ्टर एक्सेशनिंग होता है, और यही सीरियल कंट्रोल में बिफोर परचेजिंग होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सीरियल कंट्रोल में जब बताऊंगी तो उसको डिस्कस करूंगी। और ये जो पॉइंट है ये कई बार एग्जामिनेशन में और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। और एसेसरिंग के बाद आता है टूलिंग का प्रोसेस। और तो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक्विजिशन डिपार्टमेंट में होता है, और एक्विजिशन में ही आपका कैटलॉगिंग होता है। तो हम कैटलॉगिंग पे आते हैं। तो एसेसरिंग के बाद होती है बात कैटलॉगिंग की, और कैटलॉगिंग में हम बुक्स को सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं मार्क में। मार्क हमारा फॉर्मेट जो है जिसमें कि हम कैटलॉगिंग करते हैं बुक्स की। इसमें बुक्स को किस किस तरीक़ों से हम सर्च करते हैं वो सारा डेटाबेस तैयार किया जाता है, और डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जो मार्क्स की, उनको फिल किया जाता है। जैसे ISBN हो गया, जिसमें कि 020 में हम ISBN नंबर भरते हैं। आपका 100 हो गया, जिसमें हम लोग ऑथर का नाम भरते हैं। साथ ही साथ हमारा जो 300 है, जिसमें हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन बुक का भरते हैं कि वो हार्ड बाउंड है या नहीं, इसका साइज़ क्या है, उसमें पेजेस कितने हैं। साथ ही साथ जैसे 400 इसमें हम लोग सीरीज़ का नंबर भरते हैं। और तो इस तरह के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जिसमें कि हम बुक्स को अलग अलग बुक्स की डिटेल भरते हैं, और जिसकी मदद से ही हम ओपेक में डिफरेंट तरीक़ों से बुक्स को सर्च भी कर सकते हैं। तो ये कैटलॉगिंग मॉड्यूल कहलाता है। और जितने भी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं, उन सब में ये जो मेन मॉड्यूल्स हैं वो दिए ही होते हैं, जैसे कैटलॉगिंग, सीरियल कंट्रोल, मैनेजमेंट, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो ये कैटलॉगिंग होती है जिसमें कि हम मार्क्स की फील्ड को फिल करते हैं, और इसमें कि बुक्स की अलग अलग डिटेल प्रोवाइड की जाती हैं, और जिनके माध्यमों से हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं विभिन्न तरीक़ों से। और इसके डेटाबेस द्वारा ही हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये कैटलॉगिंग था। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की। और नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा सीरियल कंट्रोल होता है, जिसमें कि सीरियल्स, यानी कि जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम बुक ऑर्डर करते हैं, और इसमें सीरियल्स हम कह सकते हैं पीरियडिकल्स या मैगजीन्स हो गई, आपके जर्नल्स हो गए, तो वो सारा हमारा सीरियल्स के अंतर्गत आता है, जो एक समय अवधि के बाद में पब्लिश होते हैं। और इसमें हम सीरियल्स को भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वेंडर के थ्रू। और इसमें बस ये थोड़ा अंतर है कि हम एक्विजिशन में बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, तो उसमें हम पेमेंट परचेजिंग की बात करते थे,
और इसमें क्या होता है कि हम लोग पेमेंट पहले करते हैं और बुक्स बाद में आती हैं, तो ये डिफरेंस होता है। बाकी प्रोसेसिंग सेम होती है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सीरियल कंट्रोल में हम मैगजीन्स और जो हमारे ई जर्नल हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इन सबको मंगाते हैं ऑर्डर करके। तो ये सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल हो गया। और अब बात करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के द्वारा ये भी एक मॉड्यूल है जो सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें कि हम बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं। बुक्स की डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं बुक्स की, कि रेफरेंस बुक्स हैं आपकी, और आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं आपकी, तो ये सारी चीज़ जो बुक्स होती हैं अलग अलग कैटेगरीज में भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के द्वारा। साथ ही साथ जो बुक्स में हमारी नई बुक्स आई हैं उनको कैसे हम लोग को मैनेज करना है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स की डिटेल, प्राइसिंग, परचेजिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम मैनेजमेंट में करते हैं। साथ ही साथ बुक्स की अवेलेबिलिटी भी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेक, कि वह अवेलेबल है बुक्स हमारे पास कि नहीं है, उसकी स्टेटस क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट मॉड्यूल में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इशू एंड रिटर्न जो बुक्स का प्रोसेस होता है वो भी हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, जिसमें कि अलग अलग अथॉरिटेटिव को, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अथॉरिटेटिव हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप एक्विजिशन को देखेंगे, आप सर्कुलेशन को देखेंगे, आप स्टॉक वेरिफिकेशन को देखेंगे। तो अलग अलग उनके जो हेड होते हैं उनको ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप इस मॉड्यूल को देखेंगे और उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे, जिससे कि एक सिक्योरिटी प्रॉपर मेंटेन रहती है, जिससे कि कोई भी डेटाबेस गायब नहीं होता। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे डेटाबेस को वो मैनेज करें और सिक्योर करें। तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का, और जिसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग कर सकते हैं आसानी से। और अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटेड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। तो ऑटोमेटेड सर्विसेज सबसे पहले आती है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसे हम ओपेक कहते हैं इन शॉर्ट में। और ओपेक और वेब ओपेक में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ओपेक और वेब ओपेक दोनों ही ऑटोमेटेड सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। बस डिफरेंस ये है कि ओपेक हमारा विद इन अ कैंपस होता है, एक उसकी लिमिटेड सराउंडिंग्स होती हैं। और वेब ओपेक में क्या होता है कि हमारी सराउंडिंग्स जो है कोई लिमिट नहीं होती, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ओपेक और वेब ओपेक में। साथ ही साथ हम डेटाबेसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, बिकॉज हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेस है तो हम कहीं भी से भी इंटरनेट की मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंटरनेट लाइब्रेरी लोन सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन की मदद से चीज़ें ऑटोमेटेड हुई हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, और टेक्नोलॉजी की मदद से, इंटरनेट की मदद से हम जो हमारे यूजर्स की सर्विसेज हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गए, ट्रांसलेशन सर्विसेज हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो पाई हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स। साथ ही साथ इंटरनेट और ईमेल सर्विसेज भी इसका एक रूप है, और जिसमें कि ईमेल के द्वारा भी यूजर्स हमें फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल सर्विसेज एक तरह से इनबिल्ट रहती हैं सॉफ्टवेयर, जो हमारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के साथ में ही। और जब कोई यूज़र किसी की बुक्स का टाइम ओवर हो जाता है, ड्यू टाइम, तो उसमें सेल्फ ऑटोमेटेड मेल्स आती है यूजर्स के पास कि आपका जो ड्यू डेट है वो ओवर हो चुकी है, तो बुक्स को आप रिन्यू करा दीजिए, रिन्यू कर सकते हैं सेल्फ, या फिर आप उसे रिटर्न कर दीजिए लाइब्रेरीज में, जिससे कि जो बुक्स की फाइन होती है वो यूजर्स को ना पे करना पड़े। तो ये सारी सर्विसेज भी ऑटोमेशन की मदद से ही पॉसिबल हो पाई हैं। और साथ ही साथ एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की बात करें, जैसे ई बुक हो गई, ई जर्नल्स हो गए, ई थीसिस हो गई, तो इन सब चीज़ों को भी वो एक्सेस कर पा रहे हैं विद हेल्प ऑफ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। और बात करें सर्विसेज की, तो करंट अवेयरनेस सर्विस हो गई या फिर सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, और इन दोनों सर्विसेज भी ऑटोमेशन की मदद से ही पॉसिबल हो पाई हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस की अगर हम इन शॉर्ट में बात करें, तो ये कॉमन सर्विस है जो कि सभी यूजर्स को लाइब्रेरी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि कोई भी नया कलेक्शन ऐड हुआ है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी के रिगार्डिंग, या कोई एम्प्लॉयमेंट आया है, या फिर कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कोई भी वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यूजर्स को डायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं लाइब्रेरी की मदद से। तो वो सारी चीज़ें आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत कहलाती हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस कॉमन यूजर्स के लिए होती है, और सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये सिलेक्टिव, जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि सिलेक्टिव टाइप ऑफ यूजर्स के लिए होती है। इसमें यूजर्स की प्रोफाइल और बुक्स का डेटाबेस को मैच कराया जाता है उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। और अगर उनकी प्रेफरेंसेस हमारे डेटाबेस, जो हमारे पास नया डेटाबेस या जो भी नया कलेक्शन आता है उससे मैच हो जाता है, तो उस यूज़र को उनकी मेल आईडी पे वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सिलेक्टिव टाइप ऑफ यूजर्स के लिए सर्विस होती है, इसलिए इसे सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है और इसको मैं डिटेल में एक लेक्चर के द्वारा बताऊंगी। इन शॉर्ट में मैंने आपको इसको बता दिया। और ये हमारी ऑटोमेटेड सर्विसेज थी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। सबसे बड़ी बात है ये कि ऑटोमेशन जब से आया है, हम अपनी चीज़ों को, लाइब्रेरीज की चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उसे मैनेज कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में। और हमारी इम्प्रूव हुई है कैटलॉगिंग, हमारी कैटलॉगिंग इम्प्रूव हुई है, हमारा सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हुई हैं ऑटोमेशन की मदद से। और सिस्टमेटाइज डेटा कलेक्शन, सिस्टमेटिक वे में हम डेटा को कलेक्ट भी कर पा रहे हैं, डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, डेटा को मेंटेन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ हमारा जो बात करें स्टाफ लोड की, तो हमारा स्टाफ पे जो लोड है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास सिस्टम है, तो जिसकी मदद से हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं कम समय में। तो हमारे पास जो वर्कलोड है स्टाफ पे वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हुई है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनकी मदद से एक रिसोर्स शेयरिंग और पार्टिसिपेशन ऑफ लाइब्रेरीज, ये भी हमारी कहीं ना कहीं इसको भी फ़ायदा हुआ है। और हमारे जो यूजर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेशन ऑफ लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज की मदद से लाइब्रेरी यूजर्स को जो बुक्स होती हैं या जो कलेक्शन होता है वो भी आसानी से मिल पा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन के ज़माने में, यानी कि हर सेकेंड में हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है और कोई भी लाइब्रेरी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो प्रत्येक यूज़र की नीड को फुलफिल कर सके अपने कलेक्शन से। तो उस केस में लाइब्रेरी पार्टिसिपेशन से, उनके कॉपरेशन से हम उनकी यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारी लाइब्रेरीज के कलेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं अगर हमारे पास वो बुक्स उनकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ इंटर लाइब्रेरी लोन की मदद से भी हम दूसरी लाइब्रेरी से बुक्स को बोरो करके अपने यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस क्लियर हुई होगी और ऑटोमेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें जो STI और CAS है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग।